बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत सादी का एक इंतहाई अहम मरला जो है वो तय कर लिया गया है नून लीग के दरमियान और पीपल पार्टी के दरमियान। जो ओहदों की तकसीम है, जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, वो गुज़श्ता रात जो है उसे तय कर लिया गया। जो इख्तलाफात थे, जो डेडलॉक की खबरें थीं, वो सारी ख़त्म हो गई और अब जो है वो वे फॉरवर्ड है। अब दोनों जमातें मिल के जो है हुकूमत बनाने जा रही हैं। किसको गवर्नर पंजाब लगाया जाएगा, किसको केपी का गवर्नर लगाया जाएगा, ये भी सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं और इस पावर शेयरिंग फार्मूले पर अब अमल दरामद जो है वो होने जा रहा है। इसके साथ साथ नून लीग और एमक्यूएम का जो इजलास हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया है और उनके दरमियान मामलात अभी तक तय नहीं हो सके। एमक्यूएम के मतलब बताया जा रहा है कि एमक्यूएम गवर्नर सिंध का ओहदा जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है और वजारतें जो है वो भी डिमांड की गई हैं। लेकिन देखना ये है कि ये फार्मूला जो है वो कब तय होता है, किस तरह तय होता है। ये आइंदा 24 घंटे में, 48 घंटों में ये भी चीज़ें तय कर ली जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और कौमी असम्बली का इजलास में वजारत उज़्मा का जो इलेक्शन है वो बड़ा हंगामा खेज़ होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने एक प्लान तैयार किया है एहतजाज का। इस वाले से हम इस सारी सूरत हाल पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद नवीद कमर साहब, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ से भी, नून लीग से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और फिर तजिया लेंगे अमार मसूद साहब से कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइएगा कि एक बड़ा अहम मरला जो था वो गुज़श्ता रात तय कर लिया गया। जो अब सवाल जो उठ रहे हैं वो ये हैं कि जैसे पीडीएम का तो तजर्बा आपके सामने है, पीडीएम की जमातों में जो जिस तरह चीज़ें चल रही थी, तो सवाल ये सारे पैदा हो रहा है कि ये जो आने वाली हुकूमत है ये किस हद तक मुस्तकम होगी। सर देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये पीएमएलएन की हुकूमत होगी, तो इसमें कोई कोलिशन के वेट्स नहीं होंगे। उनकी पॉलिसी उनके ही कैबिनेट मेंबर्स जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और वो अपने हिसाब से चीज़ें जो हैं वो रखेंगे भी, चूज भी करेंगे कि किसने क्या चीज़ चलानी है। ठीक है। तो मेरे ख्याल कि एक हद तक तो उसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि और कोई बर्डन उनके ऊपर नहीं होगा। तो फिर उनका परफॉर्मेंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो टोटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे और उसका क्रेडिट भी लेंगे। ठीक है। तो वहाँ तक तो ठीक है। बाकी यह है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट का पाकिस्तान में अभी तक ये पहला एक्सपेरिमेंट शायद हो कि जो कोलिशन बन के बैठेगी उसको टोटल 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है वो उसके पास नहीं होगी। तो उस लिहाज से जाहिर है कि मुश्किलात होंगी और वो सगेस्टी पे डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के और कुछ हद तक स्पीकर नेशनल असेंबली के कि वो हाउस को कैसे चलाते हैं और कितना ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बनाते हैं। देखिए ना, एहतजाज तो होगा, एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली कि शुरू वाले कुछ दिनों में चीज़ों को ठंडा करने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े से सब्र से जो है हुकूमत को काम लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तो एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें ये ज़रूर होगा कि कुछ ना कुछ आपको कंसेशंस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो फिर ये सारा सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल होगा। सो आई वुड एडवाइज देम कि आप सगैसिटी से चलें और टेक थिंग्स एज दे कम। लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि आपको जो सब्र से आपके सब्र का इम्तहान होगा, ये मोर देन एनीथिंग एल्स। जी शाह साहब, ये बताइएगा कि पीपल पार्टी जारी बात है वोट देगी वज़ारत उज़्मा के लिए और प्रेसिडेंट के ओहदा के लिए नून लीग आपको सपोर्ट करेगी। तो ये जो इत्तेहाद है या ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये 5 साल तक के लिए है या सिर्फ वोट के हद तक है कि जैसे जारी बात है कानून साजी होनी है, कौमी असम्बली का ईवान चलना है, मुख्तलिफ बिल पास होने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप तो खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, आप समझते हैं सारी चीज़ों को। आपने खुद भी कहा कि स्पीकर का ओहदा बड़ा मैटर करेगा। तो ये इत्तेहाद चलेगा सर 5 साल तक या जब तक गवर्नमेंट रहती है? देखिए, अच्छा, उसका सिंपल जवाब ये है कि वो भी गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करेगा ना कि कितना क्या। हमारी कमिटमेंट ये ज़रूर है कि हम गवर्नमेंट को गिराने नहीं देंगे। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या बजट या मनी बिल, ये चीज़ें जो हैं बाय एंड लार्ज उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाएगा ताकि
ये सिलसिला चलता रहे, पार्लियामेंट चलती रहे। कि इस वक्त ना कोई चाहता है कि एक मुल्क में इंतशार हो, ना कोई चाहता है कि फौरी तौर पे एक नए इलेक्शंस के उसमें सिस्टम में हम जाएं, फिर इलेक्शंस हो ना हो, एक अनसर्टी, वो कोई नहीं चाहता। तो टू दैट एक्सटेंट यू आर राइट, पीपल्स पार्टी वोट करेगी गवर्नमेंट के साथ ताकि सिस्टम चलता रहे। बियॉन्ड दैट जो इंडिविजुअल लेजिस्लेशन है, इंडिविजुअल पॉलिसी इश्यूज हैं, उस पे तो वो डिपेंड करता है। ईच वन ऑफ दोज पॉलिसीज अगर कंसेंसस से बनती हैं, और कंसेंसस सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, कंसेंसस अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द डिवाइड जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाए ताकि लॉन्जेविटी हो उन सारी पॉलिसीज की। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, IMF प्रोग्राम सर पे है, उसकी नई निगोसिएशंस, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका ख्याल इस हुकूमत को करना होगा। शाह साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती, या जैसे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था पहले, अल्लाह ने किया कि वो दूर हो गया, माशी सूरत हाल का सामना है, बिजली गैस की सूरत हाल है, IMF आप फरमा रहे हैं कि IMF के साथ भी एग्रीमेंट होना है, तो अगर परफॉर्म नहीं कर पाती और पब्लिक का भी प्रेशर आता है हुकूमत पर, तो फिर पीपल पार्टी पब्लिक के साथ खड़ी होगी या फिर उसी तरह नून लीग के साथ ही खड़ी होगी? फिर देखें, सवाल ये नहीं है कि पब्लिक के साथ होगी या जो है नून लीग के साथ होगी। जाहिर है पीपल्स पार्टी क्या, हर पार्टी जो कोशिश करती है कि पब्लिक के साथ ही खड़े रहो, उनके गलत साइड पे ना आए। तो वो बात तो उसका जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन सवाल ये है ना कि मुश्किल फैसले जब करने होते हैं तो अनपॉपुलर, जब आप कह रहे हो पब्लिक के साथ, तो अनपॉपुलर डिसीजंस जरूर करने होंगे उन्हें। और अनपॉपुलर डिसीजंस अगर उसका कोई रैशनल है तो वो लेने पड़ेंगे। अब डॉक्टर है, उसको अगर वो डायग्नोस करता है किसी चीज का कि इसका जो है ये दवाई है, वो दवाई कितनी भी कड़वी हो, अगर वो लाजिम है लेना तो आपको लेना पड़ेगा। पेशेंट को नहीं पसंद आता ये, लेकिन लेना तो पड़ता है ना। तो वो चीजें हमें ऑन एंड पॉलिसी टू पॉलिसी बेसिस पे देखना होगा ना। इररिस्पॉन्सिबल नहीं होते हम। ऑपोजिशन पॉलिसी को ऑपोजिशन नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए या प्लेइंग टू द गैलरी के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई पॉलिसी हमें लगता है कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इसका ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, तो जाहिर है हम सपोर्ट नहीं करेंगे। शाह साहब, जो रात बॉडी लैंग्वेज थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो बड़ी जो है वो लोगों ने नोट की कि शायद वो दिल से ये ऐलान नहीं कर रहे। जारी बात है बिलावल साहब का एक स्टैंड था उन्होंने लिया हुआ था कि हम हुकूमत का में नहीं बैठेंगे या साथ नहीं देंगे, तो अब देना पड़ गया है। तो आपका कोई रब्ता, कोई ऐसी चीज़ थी कि बिलावल साहब क्यों माने, किस तरह माने? सर राब्ता क्या, हम सब इन डिसीजंस में मौजूद थे, तो ये बात नहीं है कि, लेकिन ये जरूर है कि उनका ख्याल ये था। सबसे पहले तो कोशिश जाहिर है पार्टी की ये थी कि हमारी मेजॉरिटी या हमारी नियर मेजॉरिटी हो ताकि हम हुकूमत बनाएं और अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। जाहिर है वो नहीं हुआ। दूसरा ये था कि भाई एक मुतनाज़ इलेक्शन के जरिए ये पूरा सिस्टम आ रहा है। वो किसी को भी पसंद नहीं होता कि हम कोई बगले बजाएं कि बहुत अच्छी बात हो रही। तीसरा ये था कि भाई अगर हमने ये सारा कुछ करना है सिस्टम को चलाने के लिए, और कोई और अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इवन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कोई और सिस्टम जो है उसको नहीं इनकरेज करना, तो हमने मजबूरी में ही वोट देना है ना, जो कि हम दे रहे हैं। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा कि जारी बात है आपने मंशूर पेश किया पब्लिक को ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, बिलावल साहब ने जलसे किए पंजाब में, KP के अंदर, सिंध में जो है वो जलसे किए, लेकिन जो आईनी ओहदे आप ले रहे हैं उससे आपको लगता है कि आप किसी हद तक इस मंशूर पर जो है अमल पैरा हो सकेंगे? नहीं, ये बिल्कुल जाहिर है कि गवर्नमेंट जो होती है उसी ने पॉलिसी बनानी होती है और उसी ने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आईनी ओहदों में बैठ के ये ज़्यादा सिंबॉलिक ओहदे होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे वो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट हो। ये पॉलिसी मेकिंग नहीं करते। ये मंशूर तो बेसिकली इम्प्लीमेंट होगा PMLN का। अब वो कितना हमें सूट करता है या नहीं करता, उसके मुताबिक
देख लेंगे, लेकिन नहीं, इन ओहदों पे बैठ के आप अपना मंशूर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। सर मुझे बताइएगा कि आप माशी सूरत भी आपके सामने है और आईएमएफ के मुतल्लिक भी आपने कहा और सबको पता है कि आईएमएफ के पास जाना है, तो आप ज़रा फरमा दें कि माशी कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या माशी सूरत कैसी जो है वो सामना करना पड़ेगा, कि कौन से मुश्किल फैसले हैं जो ले सकती है गवर्नमेंट? देखिए, हुकूमत अगर नए आईएमएफ प्रोग्राम में जा रही है तो आईएमएफ के शराइत तो आपको पता है कि हमेशा बहुत टफ होती हैं और खासकर पॉलिटिकली टफ होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया में कई हुकूमतें गिरी हैं आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की वजह से। अच्छा। तो वो तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट मेंटली कि ये सारा मरला आएगा। अगर रैशनल डिसीजंस हुए तो कितना भी मुश्किल फैसला हो, अगर ज़रूरी करना है तो करना पड़ेगा। लेकिन उसमें अगर हुकूमत ने फॉर एग्जांपल अगर कोशिश की, जैसे लास्ट कोलिशन में हमने देखा कि हुकूमत ने कुछ तो मुश्किल फैसले किए, उसके बाद फिर उनको सेकंड थॉट आया कुछ बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देखने के बाद, जिससे और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि उसके बाद जब हम दोबारा आईएमएफ के साथ बैठे तो आईएमएफ के शराइत उससे कहीं ज़्यादा सख्त हो गई। तो वो नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी में। तो आपको मुश्किल फैसले करने शुरू में और उसका जो फायदा है पॉलिटिकल या जो भी है वो आपको उठाना है बाद में। तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, मतलब आवाम को भी तैयार होना चाहिए सर। जाहिर है कि हुकूमत को तैयार होना चाहिए, तो मतलब उनके पॉलिसीज का इफेक्ट तो आवाम पे ही आएगा। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब, हमारे साथ थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे, अपना ख़ैरात का इज़हार कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल वक्त जो है वो आने वाला है, क्योंकि आईएमएफ के साथ भी जाना है गवर्नमेंट ने और मुश्किल फ़ैसले भी लेने पड़ेंगे। लेकिन इन सारे फैसलों का बोझ सिर्फ जो है वो नून लीग खुद उठाएगी, पीपल पार्टी इसका साथ नहीं देगी। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ कहाँ जा रही है, तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ जा रही है और जो नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है वो किस हद तक कामयाब होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असम्बली के अंदर क्या स्ट्रेटजी लेके आ रही है। वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ लड़ेगी, उमर अयूब साहब उनके कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ काउंटर कर पाएगी जो हुकूमती इत्तेहाद सामने आया है? और ये सियासी इत्तेहाद जो है वो तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल हैं सिवाय तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करने के लिए शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। शुएब भाई बताइएगा कि जो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी क्या है आपकी और किस तरह नंबर गेम जो है वो पूरी की जाएगी? आप वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो देखें, हमारे तो हुकूक पे डाका डाला गया है, हमारी तो सीटें 180 से ज़ायद बनती हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है और हम इलेक्शन कमीशन में भी हैं और अदालतों में भी हैं। अगर इससे पहले जैसे मेरी आज सीट का 47 का फैसला अभी रिजर्व हो गया है और हर चीज़ मैंने सबूत के साथ पेश कर दी है इलेक्शन कमीशन को, जबकि दूसरी पार्टी के पास कोई सबूत मौजूद कुछ भी नहीं था। फॉर्म 45 के मुताबिक मैं 1,05,000 वोट लेके जीता हूँ, मद्दे मुकाबले 51,000 वोट ले रहा है, 53,000 वोटों का फर्क है। तो आप उनके पास ना फॉर्म 45 के सबूत किया, ना ही कोई उनके पास एविडेंस है। तो इस सब कुछ के बाद अगर हमारे हक में फैसले आ जाते हैं तो हमारी सीटें पूरी हो जाती हैं, अगर नहीं आएंगे तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। उसमें हमें सिर्फ इक़्तिदार लेना, बराए इक़्तिदार नहीं चाहिए। हमें तो ये है कि इस मुल्क की खिदमत तभी हो सकती है कि जब जिसका हक है, जिसके पास मैंडेट है, वो आगे आए और वो इक़्तिदार से बात। लेकिन शुएब साहब ये बताइएगा कि पहले तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने गलती की, असम्बलियों से बाहर आ गए, असम्बलियों के बाहर जो है वो सारा एहतजाज वगैरह चलता रहा, तो अब जो है वो चाहे हालात जो भी हों तहरीक इंसाफ हिस्सा रहेगी कौमी असम्बली का? जी जी बिल्कुल, हम हिस्सा रहेंगे और हम असम्बली के अंदर भी पूरी स्ट्रगल करेंगे लोगों के हुकूक की जद्दोजहद के लिए और असम्बली के बाहर भी, और जो भी एवेन्यूज़ हमारे पास जो तरीक़ाकार मौजूद है उसके मुताबिक हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। तो खान साहब का क्या मैसेज है? जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, जाहिर बात है आपकी मुलाकात होती है, मैसेज वो आपको कन्वे करते हैं, तो क्या जो है वो जो कानून साजी होगी पब्लिक के लिए या पब्लिक के लिए जो फैसले होंगे उसको सपोर्ट करेगी तहरीक इंसाफ? देखिए, हमारा तो उनका खान साहब से कल भी हमारी मुलाकात हुई है, उनका तो बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि भाई फौरी तौर पर हमारी जो सीटें डाका ज़रिए के जरिए हासिल की गई हैं वो हमें फौरी तौर पर वापस करें, ताकि हम कानून के मुताबिक जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो वो IMF के साथ मुज़ाकरात भी करें
और इन मुल्की मसाइल से हल कर सके। ये ढूली लंगड़ी किस्म की PDM-2 जो है, जो डाका ज़नी के जरिए वजूद में आ रही है, उसकी ना तो सिर्फ कोई कानूनी हैसियत है, ना अखलाकी हैसियत है, ना उसको इंटरनेशनल वर्ड मान रही है, ना ही लेजिटिमेसी उनको हासिल है। तो इस तरह इलेजिटिमेट किस्म की हुकूमत आएगी तो वो मुल्की मसाइल में इजाफा तो करेगी मगर उनको हल नहीं कर पाएगी। लेकिन सर PDM-2 जरिए बातें आ रही है, आपने कहा कि सियासी इत्तेहाद बन गया है और हुकूमती ओहदे भी जो है वो बांट लिए गए हैं, किसने क्या बनना है, किसको क्या मिलना है, वो सारा कुछ हो गया है। तो आप समझते हैं कि जो हुकूमत आएगी, पहले भी PDM रही है, अब भी PDM पार्ट 2 ही इसे समझा जाता है, तो अवामी मसाइल जो है वो हल हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। जो इन्होंने तबाही और बर्बादी मचाई है पिछले 16 महीने में, 18 महीने में, अब उससे बदतर सिचुएशन होगी, क्योंकि अब तो ना इनके पास लेजिटिमेट कोई मैंडेट है और ना ही इनके पास कोई मंसूबा है, ना ही कोई प्रोग्राम है। ये तो जोर ज़बरदस्ती से आए हैं और अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो अवाम के रिजेक्टेड लोग अगर अक्सरियत के ऊपर हुक्मरानी करेगी तो उसका तो नुकसान ही होगा मुल्क को भी, ना ही उनमें कैपेसिटी होगी कि वो कोई बेहतर फैसले कर सके, ना ही कोई उनमें कैपेबिलिटी होगी कि वो कोई ऐसे डिसाइसिव इश्यूज टेकअप कर सकें, कोई सख्त फैसले कर सकें, कोई अखराजात को कम कर सके, कोई अवाम के एतमाद के मंसूबे बना सकें। मेरा ख्याल है कि ये तो टोटल फेलियर एक हुकूमत होगी और उसका नुकसान अवाम को होगा। लेकिन सर ज़ाहिर बात है मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। हुकूमत जो आ रही है, माशी जो हालात हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, IMF भी आपने कहा और बिल्कुल पता है कि IMF के साथ भी एग्रीमेंट करना है। तो तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है कौमी असम्बली के अंदर वो क्या होगा कि जो फैसले हुकूमत करेगी अगर अवाम के ख़िलाफ़ करेगी तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? पब्लिक के साथ खड़ी होगी या जो अपनी एक पॉलिसी है उसी तक ही महदूद रहेगी? नहीं जी, हम पब्लिक के साथ खड़े होंगे। ये खान साहब ने ऑलरेडी कल बता दिया है कि IMF के साथ जो पिछला मुआहदा हुआ था खान साहब की आशीर्वाद से, अप्रूवल से, उसमें भी यही कहा गया था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे ताकि जो गवर्नमेंट आए वो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, वो अखराजात पे कट लगा सके, वो पॉलिटिकल वो बाकी रिफॉर्म्स कर सके, उसको पब्लिक सपोर्ट हासिल हो। ये जो पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो गवर्नमेंट आई है वो तो आकर के सिर्फ बिजली और गैस के बिल बढ़ाएगी, बेरोजगारी में इजाफा करेगी। हम ऐसी ना तो IMF की टीम के साथ हम ना तो ऐसे IMF के मुआहदे को हम सपोर्ट करेंगे, ना ही हम ऐसे किसी फैसले को जो अवाम के खिलाफ होगा उसको सपोर्ट करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला जी हम ये समझते हैं कि मुल्क का मफाद सबसे पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए। शेख साहब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जब कौमी असम्बली का इजलास जो है बुलाया जा रहा है, तमाम अरकान ने ओथ लेना है, तो कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक की भी खबरें आ रही हैं। जैसे पहले तहरीक इंसाफ के कुछ लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे पहले भी, और अब भी कुछ खबरें ऐसी चल रही हैं कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, तो उसको रोकने के लिए कुछ प्लान किया है कुछ? हमारा ख्याल है कि हमारे साथ सारे लोग राब्ते में हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने या हमारे लोग छोड़ के जाएं। अब हमारे टेस्टेड फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा नहीं कोई ऐसी बात होगी नहीं। हमें उम्मीद है सारे लोगों पे कि वो ठीक तरीके से हमारे साथ चलेंगे। तो शुएब साहब, जो कौमी असम्बली भी बनने जा रही है, हुकूमत बनने जा रही है, आप क्या तहरीक इंसाफ कितना कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है कि अवाम की मसाइल हल करने के लिए तहरीक इंसाफ को प्लान दे हुकूमत को और उनके साथ जो है वो लेके चले ताकि कुछ इश्यूज हल हो सकें पब्लिक के? जावेद बलोच साहब जिन्होंने डाका डाला है अवाम के हुकूक पे, अवाम के लोगों के मैंडेट पे, डाकू भी कभी अवाम का भला सोचेंगे? जिन्होंने उनको ना वोट दिया है ना उनको सपोर्ट किया है, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी हवाले से वो ट्रस्ट करती हैं या वो कोई अच्छा बेहतर फैसला कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि उसका वाहिद हल है कि जो अवाम का मैंडेट है, जिनको मैंडेट मिला है, वही हुक्मरानी करे, वही इक़्तिदार संभाले ताकि पब्लिक सपोर्ट भी हो और वो बेहतर फैसले कर सकें। तो सर आपके पास 92 सीट्स हैं, कैसे आप हुकूमत बना सकते हैं? हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे फैसले वक्त पे आ जाएं, तो इंशाल्लाह हम हुकूमत जरूर बनाएंगे। आज बनती है, कल बनती है, 6 महीने बाद बनती है। तो सर देखें ना, आप मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए, वहाँ बात नहीं बनी, जमात इस्लामी के साथ जो है वो बात नहीं बनी, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ MWM के साथ बात बन गई। आपकी पीपल्स पार्टी ने भी आपको एक सिंपैथी दी थी कि आप आएँ और बैठें और बात करें। तो सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद की महदूद रहेगी तहरीक इंसाफ या कोई और सियासी जमातें भी आपके साथ मिल सकती हैं? देखिए, सुन्नी इत्तेहाद तो पहले दिन से हमारे वो इत्तेहादी हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और हमारे इत्तेहादी के तौर पर हमारे साथ काम कर रहे हैं।
और मुत्तहिदा मजलिस से वहदतुल मुस्लिमीन भी हमारे साथ इत्तेहादी हैं, तो बाकी हमारी अपनी पार्टी है और हम उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा रहे हैं और उस इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नतीजे में हम उनसे इत्तेहाद भी करेंगे और हम अपनी पार्टी में ही इंशाल्लाह वापस आएंगे। तो शुएब साहब, आपने भी डिमांड किया, गौर साहब ने भी ये डिमांड की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। अब इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ही के अंडर ही आपने इलेक्शन लड़े, अब फिर उसको मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। अब जाहिर बात है इन्होंने नोटिफाई किया आपको और आगे भी लेके चलना है, तो फिर कैसे ये सिस्टम चलेगा सर? देखिए, सिस्टम के अंदर रहते हुए हमने चलना है ना। अब हमारे पास जो कानून रास्ता देता है हम उसी कानून के दायरे में रह के करते हैं, लेकिन जो लियाकत चट्टा की स्टेटमेंट के बाद और बहुत सारी एविडेंसेस आने के बाद जो गौहर साहब ने और इमरान खान साहब का या पार्टी का जो डिसीजन है, तो मेरा ख्याल है कि बेहतर इस मुल्क के लिए ये है कि वो बिल्कुल स्टेप डाउन करें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं और शदीद एतराज़ात भी हैं लोगों के और शिकायत भी हैं। बहुत शुक्रिया शुएब शेम साहब, आपने हमें वक्त दिया, तहरीक इंसाफ का मौका पेश किया, जिनका कहना है कि हम कौमी असम्बली के अंदर रहकर जो है सिस्टम में रहते हुए हुकूमत के साथ बात करेंगे और जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि हुकूमत सादी का मरला जो है वो मुकम्मल हो गया है और हुकूमत अब बनने जा रही है। वज़ीर आज़म कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, गवर्नर्स कौन होंगे, काबीना में कौन कौन शामिल होगा, ये सारे फैसले कर लिए गए हैं, लेकिन मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे जो नई आने वाली हुकूमत है। इस तमाम तर सूरत हाल पर जो सियासी सूरत हाल चल रही है, नून लीग की, तहरीक इंसाफ की, JUFA की, उन पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। अमार मसूद साहब को सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनकी बड़ी गहरी नज़र है सियासी अमूर पर, उनसे बात करेंगे। अमार साहब बताइएगा, सर हुकूमत तो बनने जा रही है, कौमी असम्बली का इजलास जो है बुलाया जा रहा है, हुकूमत बन जाएगी, लेकिन अवामी इशूज़ जो है वो कैसे हल होंगे? देखिए, अवामी इशू जमहूरियत में इंतखाबात के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए और अवामी नुमाइंदों के ज़रिए हल होते हैं। एक मरहला तय हो गया कि इंतखाबात हो गए और इंतखाबात के बाद अब हुकूमतों की तश्कील साजी का मरहला होगा। जल्दी हम देखेंगे कि वज़ीर आज़म, काबीना और फिर सूबों में हुकूमतें तश्कील हो जाएंगी। उसके बाद हम उनसे सवाल कर सकेंगे और उनकी स्ट्रेटजी और उनकी प्लानिंग के हवाले से बात होगी। उन्हें हर हुकूमत का एक हनीमून पीरियड होता है जो 3-4 महीने का होता है, जिसमें आप उन्हें वक्त देते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह का प्लान कर रही हैं। बदकिस्मती से इस हुकूमत के पास हनीमून पीरियड का टाइम नहीं है, इसलिए कि महंगाई की वजह से अवाम की जो सूरत हाल हो गई है वो अब मज़ीद किसी तातुल का इंतज़ार नहीं कर सकते। उन्हें फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए, उन्हें किसी मोटरवे का, किसी मेट्रो का, किसी डैम का इंतज़ार नहीं है। उन्हें खौफ इस वक्त आ रहा है अपने बिजली के बिल से, अपने बच्चों की फ़ीस से और अपनी गैस के बिल से। ये उनके इमीडिएट इश्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करना उनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला है। तो मौजूदा हुकूमतों के लिए सबसे पहला इशू तो ये है कि महंगाई की इस रॉ को किसी तरह कम करना है और फिर उसके बाद किसी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म स्ट्रेटजी की तरफ जाना है। तो अभी सबसे बड़ा टास्क तो फौरी रिलीफ की कोई सूरत देना, जो कि मौजूदा माशी सूरत हाल में बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऐसा नहीं है, खजाने में बहुत सारे पैसे हैं और अब हम अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। माशी सूरत हाल से सभी वाकिफ़ हैं कि बहुत मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, लेकिन यही सबसे बड़ा नई हुकूमत के लिए चैलेंज होगा। सर हमारे साहब ये बताइएगा कि जारी बात है अभी कौमी असम्बली का इजलास होगा और कौमी असम्बली के इजलास में जब वोट हो जाएगा तो फिर वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन जो है वो होने वाला है। आपके इल्म में है, आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है, जलाओ गिराओ, सड़कों पर एहतजाज, और अब वो पहुंच गए हैं कौमी असम्बली के अंदर। तो आप बताइए सर, माहौल कैसा आपको लग रहा है, कैसा दिख रहा है माहौल कि वज़ारत उज़्मा का इलेक्शन, कौमी असम्बली के इजलास कैसे हंगामा खेज होंगे सर? पहली बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ का ये फैसला खुश आइंद है, इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अब
दंगा फसाद की सियासत सड़कों पे नहीं करेंगे। इसके लिए एक फोरम बना हुआ है जहां पर आप अपना इख्तलाफी नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं। सारी दुनिया में उस फोरम को असम्बली या पार्लियामान कहा जाता है। जी जी। अगर आप किसी जमात से नज़रियाती तौर पर इख्तलाफ करते हैं, उसकी किसी पॉलिसी या स्ट्रेटजी से इख्तलाफ करते हैं, तो पार्लियामान होता है जहाँ पर बहस की जाती है, जहाँ डंडे नहीं चलते, जहाँ गालियाँ नहीं दी जाती, जहाँ बुनियादी तौर पर डायलॉग और मुकालमे की रवायत डाली जाती है। अब तहरीक इंसाफ जो है बहुत अच्छी बात है, पार्लियामान में आ गई है, लेकिन क्या अब मुकालमे की फ़ज़ा कायम होगी, ये उनके रवैये के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मुकालमे की फ़ज़ा कायम करेंगी तो मेरे ख्याल में इससे जमहूरियत मजबूत होगी और जमहूरी इक़्तिदार की तरवीज होगी। लेकिन अगर इस सारी कार्रवाई का मकसद पार्लियामान के अंदर दंगा फसाद करना है तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं होगी। फिर पार्लियामान एक तमस्खुर की जगह बन जाएगा, एक तमाशा बन जाएगा, और दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा हुआ भी है। लेकिन फिर उसमें पार्लियामान की बेतौकीरी होगी, लोगों को जमहूरियत पर से एतमाद उठता जाएगा, जो कि कोई अच्छा साइन नहीं होगा। सर, अडाला जेल से तो पैगाम यही आ रहा है कि ना नून लीग से बात होगी, ना पीपल पार्टी से बात होगी, ना किसी और से बात होगी, उनके सारे ही चोर हैं, सिवाय जो है वो तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं उनके। तो माहौल तो हमें सर नज़र आ रहा है। और सर दूसरा ये फरमाइएगा कि पहले बात थी 35 पंक्चर की, फिर अब जो है वो फार्म 45 फार्म 47 का जो है वो चल रहा है। पहले आया था अफजल खान, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी का बयान कि धांधली होगी, अब लेकर चिट्ठा सामने आ गया। तो सर फिर माहौल सर कैसे बनेगा ये सारा? देखिए, तहरीक इंसाफ ने अगर पहली दफ़ा धांधली का इल्ज़ाम लगाया होता तो फिर तो आदमी इसको सीरियस लेता, या तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा एहतजाज का मंसूबा बनाया होता तब भी आदमी इसको सीरियस ले सकता है। लेकिन हमने देखा कि 2014 के बाद से तहरीक इंसाफ ने सिर्फ एक ही काम किया है, एहतजाज किया है, इंतशार पैदा किया है, जलाओ घेराव की पॉलिसी इख्तियार की है और नफरत का दर्स दिया है। मुख्तलिफ मकामात पर झूठ बोला है, पहले 35 पंचर 4 हल्के खोल दो, वो सारी कार्रवाई हमारे सामने देखी, और फिर एक स्टेज पर यह भी कहा गया कि नहीं, वो 35 पंचर जो है वो तो एक सियासी बात थी, वो तो एक ऐसी बात थी। तो जनाब ये जो है बड़ी अजीब सी बात है, और मैं ये समझता हूँ कि अब जो 180 नशस्तों का दावा तहरीक इंसाफ कर रही है, ये भी बड़ी अजीब बात है। ये तो मुझे यूं लगता है कि 180 नशस्तें सारे पार्लियामान की नशस्तें आपने जीत ली हैं, तो बाकी जमातें कुछ नहीं, ये अजीब से इंतखाबात हुए हैं। देखिए, धांधली के इल्ज़ामात सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं लगा रही, मुस्लिम लीग नून भी धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है कि केपीके में अगर जलसे उनके देखे जाएं तो एबटाबाद में, मानसेरा में, हज़ारा में और सवात में जो उनके जलसे हुए, हालांकि जलसे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते वोटर्स के, ये हम जानते हैं, लेकिन जितने बड़े बड़े जलसे हुए उसके बाद उन्हें निश्चिती नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है? इतने लोग आए नवाज शरीफ को देखने, मिलने, उसकी तकरीर सुनने, और उसके बाद कोई नहीं। तो धांधली के इल्ज़ामात दो तरफा है। जी जी। तो वो दो तरफा इल्ज़ामात में धसी हुई एक जमहूरियत को हम देखने चले हैं, और माहौल जाहिर है तहरीक इंसाफ की पूरी कोशिश होगी कि इस माहौल को आलूदा किया जाए, इंतशार फैलाया जाए। लेकिन ये भी देखिए कि ये आजकल बड़ा ज़रा दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। लेकिन इमरान खान एक ज़माने में जब हुकूमत में आए थे तब तमाम लोगों को, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे अदालतों में हो, उन्हें मैसेज मिला था कि भाई अब आपने मुस्बत रिपोर्टिंग करनी है। और हमारा मीडिया तो इतना ताबेदार है कि वो फिर 4 साल सजदा रेजी रहा, उसने सर उठाने की जरूरत ही नहीं की। तो अब मसला ये है कि हमारे पास जो सूरत हाल है कि अभी एक हुकूमत आई नहीं है। ज़्यादातर आपको खुद बड़ी हैरत होती होगी, ज़्यादातर तबसरे तजिए क्या हो रहे हैं कि ये हुकूमत 6 महीने चलेगी या साल चलेगी या 12 महीने चलेगी। भाई एक हुकूमत आई नहीं है, आप कैसे उस पर ये तजिया कर सकते हैं? जी जी।
तो जबकि अपनी बारी मुस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म दिलवाते हैं। तो ये दोगली पॉलिसी है। इस अगर तहरीक इंसाफ ऐवान में आकर संजीदा अपोजिशन करनी चाहती है तो इससे अच्छी बात जमहूरियत के लिए हो ही नहीं सकती। अगर दंगा फसादी करना है तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसका कोई मस्बत नतीजा नहीं निकलेगा। अमर साहब, एक और आज बड़ा अहम फैसला हमारे सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो मुसाफ़ी हो गए हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की इजाज़त दे दी है कि कार्रवाई जारी रखे। तो किस तरह देखते हैं सर इस फैसले को कि एक जज जो है उसके खिलाफ कार्रवाई का कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कोई वो भी आंसरेबल होंगे या जवाबदेह होंगे किसी को। तो अब जबकि ये फैसला आ गया सर, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ बातें इस दौर में समाज में नई हो रही हैं जो न पहले कभी हमने सोची हैं, न पहले कभी हमने देखी हैं। आपको पता होगा कि 9 मई के जब वाक़यात हुए थे उसके बाद जिन लोगों को सबसे पहले सजा दी गई थी उसमें कुछ लोग इदारे के अपने लोग थे। ऐसे ही है। और इस बात को पब्लिक भी किया गया था, छुपा के नहीं, नाम नहीं बताए गए थे, लेकिन इस बात को, इस सजा को पब्लिक किया गया था इसलिए कि वतन से, आइन से और शहदा की यादगारों से मोहतरम चीज कोई भी नहीं है। ये बड़ी क्लियर बात हमें हो गई, हमें पता चल गया ये रेड लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है, इससे आगे कोई नहीं जा सकता। तो जब इदारे ने अपने लोगों का जो कि यूनिफॉर्म में थे और जो कि हाजिर सर्विस लोग थे उनका लिहाज नहीं किया, हमने देखा कि वो आदिल राजा, कैप्टन मेहदी, उनको कोर्ट मार्शल हुए। जब अपने लोगों का लिहाज नहीं किया तो फिर बाकी लोगों का लिहाज कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है ना। तो फिर ये जजेस जो हैं, जो करप्ट जजेस हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। और मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने बड़ी शातिर चाल खेली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब उनके ट्रकों वाले इश्यूज सामने आने लग गए। और ऐसा एक कैरेक्टर नहीं है, ऐसे कई कैरेक्टर हैं। तो जब उनके इश्यूज सामने आने लगे तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है वो बड़ी वाज़ेह सी बात है। अगर आपने इस मुल्क की साख को, इस मुल्क के सरमाए को नुकसान पहुंचाया है तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। आप चाहे जज हो, जर्नैल हो, सियासतदान हो, सहाफ़ी हो, जो भी हो, आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि कोई सेक्रेट कहा हो, अब कोई भी नहीं है। और याद रखिए कि इसमें कोई इदारा भी वतन से ज्यादा मोहतरम नहीं है, कोई शख्स भी आइन से ज्यादा मोहतरम नहीं है। तो ये बातें तो मेरे ख्याल में इस समाज ने और गुज़िश्ता 1-2 साल में बड़ी क्लियर होकर हमें समझा दी गई। ऐसे ही सर, सानिया 9 मई के मुकदमात भी ज़ेर इल्तवा हैं, उनके भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि फैसला कब आएगा। जी बिल्कुल। और वो जो है ना, मेरे ख्याल में उसके फैसले के हवाले से भी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि देखिए, मैं अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें तो ये जो है ना, कोर कमांडर के घर पे हमला, शायद इदारा इस बात को माफ़ कर दे। GHQ पे हमला, शायद इदारा इस बात को माफ़ कर दे। अब सड़कों पे जलाओ घेराव, शायद इदारा इस बात को माफ़ कर दे। नाजेबा इदारे के खिलाफ नारे, शायद इदारा इस बात को माफ़ कर दे। सही। लेकिन जो चीज़ माफ़ नहीं होगी वो शहदा की यादगारों को नजरे आतिश करना, जिन्होंने उनकी यादगारों की बेहुरमती करना, ये नहीं माफ़ हो सकता। अगर ये माफ़ हो गया, फर्ज कीजिए हम सोचते हैं कि जो जैसे खबरें निकाली जा रही हैं वो कि 2-3 साल बाद ये माफ़ हो जाएगा, ये नहीं होगा। और अगर माफ़ हो जाता है तो फिर रियासत को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। फिर क्या वजह है? मतलब आप उस ऐसे जराइम को अगर माफ कर सकते हैं तो फिर आप किसी भी जुर्म को माफ कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उस 9 मई के सानहे के हवाले से रियासत की पॉलिसी बहुत क्लियर है और उस जुर्म के मुजरमान के हवाले से भी फैसला हमें नविश्ता दीवार के तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल अमार साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। ये थे अमार मसूद साहब और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि जो है वो स्टेट्स के आगे जो है वो कोई चीज़ नहीं है, रियासत सबसे पहले है, मुल्क सबसे पहले है। चाहे कोई जज हो, चाहे कोई जर्नैल हो, चाहे कोई सहाफ़ी हो, चाहे कोई भी हो, रियासत सबसे पहले है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमने आपके सामने तहरीक इंसाफ, अमार मसूद साहब की बात रखी, तहरीक इंसाफ की बात रखी और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा और जो हुकूमत बनने जा रही है
किस हद तक मुस्तहकम होगी, माशी सूरत किस हद तक ठीक होगी, ये भी हमने आपको बताया कि हालात क्या होने जा रहे हैं। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।